हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। हमने जो अपनी सीरीज चालू करी थी, आज उसके पार्ट 2 पर आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से 2023 तक। चलिए शुरू करते हैं। आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर, और उस पर फ्री नोट्स अवेलेबल हैं जिनसे आप अपनी तैयारी कर सकते हो और कुछ टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। मतलब प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है। अच्छा, प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू कितना होता, कोई बता सकता? कमेंट में। समझ का हो सकता, सृजन का, विश्लेषण का, स्मरण का। ये तो हो नहीं सकता, ये तो नेगेटिव होगा। सबसे अच्छा क्या होगा? सृजन का, क्रिएटिविटी पर जोर देंगे। खुद अपना कुछ नया बनाकर बताएं वो, ठीक है। क्या होता आईक्यू? 140 या उससे प्लस के बच्चे कैसे कहलाते? प्रतिभाशाली बच्चे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारिक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, तो क्या होगा? मतलब किसकी बात चल रही? आंतरिक बल, इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन, ठीक है। तो भैया कौन करेगा? अध्यवसाय नहीं, संवेग, इमोशन नहीं। क्या होता? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। जब हम मोटिवेटेड होते हैं तो हम किसी भी काम को स्वयं कर लेते हैं। अच्छा, एक किताब थी, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। ये किसने दी? ये किसने लिखी थी? ये कोई बता सकता है कमेंट में हमें? मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी बुक किसके द्वारा लिखी गई या किसने दी थी ये बुक? तो एब्राहम मास्लो ने ये बुक लिखी थी 1954 में। और इन्हीं ने कौन सा हेरार्की ऑफ नीड दी थी? आवश्यकता पद अनुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? मास्लो ने। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, प्रेरणा से रिलेटेड फिर आ गया। मोटिवेशन से प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने एवं वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। मतलब लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए मोटिवेटेड कर रही। और कौन करेगा? भावनात्मक हो सकता, संरक्षण उन्मुखी। संरक्षण में तो अपन कंजर्वेशन करेंगे, चीजों को इकट्ठा करने की आएगी। सुरक्षा, इसमें सुरक्षा की भावना आएगी। प्रभावी, सबसे अच्छा क्या होता? भावनात्मक, इमोशंस। इमोशन हमें कोई भी काम करने के लिए अंदर से प्रेरित करते हैं। हम भावनात्मक भावनाओं के द्वारा ही तो कार्य करते हैं। गुस्से की भावना आएगी तो कुछ गलत करेंगे, प्रेम की भावना आएगी तो वैसा। भावनाएं हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा उत्तर क्या होगा? भावनात्मक मोटिवेशन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? मतलब नॉन एक्टिव, या पैसिव भी बोल सकते। और भैया सामाजिकरण मतलब समाज में नहीं है। तीन तो है, एक नहीं है।
निष्क्रिय एजेंसी है। ठीक है, तो कौन सी निष्क्रिय? परिवार। परिवार में तो बच्चा सक्रिय खेलेगा, माँ पापा दादा भाई बहन होते, उनसे इंटरेक्शन करेगा, सामाजिक विकास अच्छा होगा। इको क्लब, इको क्लब में भी अच्छा विकास होगा बच्चा का। सार्वजनिक पुस्तकालय और स्वास्थ्य क्लब, स्वास्थ्य क्लब में विकास होगा, मगर सार्वजनिक पुस्तकालय में नहीं होगा। यहां तो किताब लेके बैठ जाते एक जगह और अपना पढ़ने पर ध्यान देते, ना कोई किसी से बात करता। इसलिए सार्वजनिक पुस्तकालय सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। बच्चा यहाँ एक दूसरे से बात तो नहीं करता, चुपचाप बैठकर अपना अध्ययन करता है, इसलिए निष्क्रिय है सामाजिकरण की। उत्तर क्या होगा? सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मानव विकास है भैया कैसा होता? अच्छा, विकास कैसा होता? दो प्रकार का होता। एक तो होता मात्रात्मक और एक होता कौन सा? गुणात्मक। तो भैया कैसा होता मानव विकास? कुछ सीमा तक अमापनीय नहीं, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता। ठीक है, मात्रात्मक में क्या आ जाता? ग्रोथ। इसमें आ जाता डेवलपमेंट। ग्रोथ को अपन क्या कर सकते? नाप सकते हैं। शरीर में वजन बढ़ना, हाइट बढ़ना, है ना, ये सब अपन क्या कर सकते? नाप सकते। मात्रात्मक में चीजों को माप सकते, और गुणात्मक में केवल अपन अनुमान लगा सकते और महसूस कर सकते। ठीक है, और अगर कहा जाए कि हम, हाँ ठीक है, अनुवांशिकता और पर्यावरण के गुणात्मक फल से होते हैं, निकलते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आ गया, प्रकृति पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेचर एंड नर्चर। जिसको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा हो तो नेचर एंड नर्चर किससे संबंधित है? व्यवहार एवं वातावरण? नहीं। वातावरण एवं जीव विज्ञान? नहीं, ये तो बायोलॉजी कहां से आ गया। वातावरण एवं पालन पोषण? अनुवांशिक एवं वातावरण। नेचर को अपन क्या कहते हैं इसमें? हेरिडिटी। नर्चर को क्या कहते हैं? एनवायरमेंट। अनुवांशिकता और पर्यावरण। ठीक है ना, और हम इनके क्या है? गुणात्मक फल हैं। देखो हेरिडिटी से चीजें क्या हो जाती? निश्चित हो जाती। हमारा आंखों का बाल, अनुवांशिकता में आंखों का कलर, बाल, हाइट कितनी होगी, ये सब अनुवांशिकता निर्धारित करती है। अगर आईक्यू, हम आपसे पूछे आईक्यू कौन निर्धारित करता? वातावरण, पर्यावरण या अनुवांशिकता? तो आप क्या बताएंगे? आईक्यू भी निर्धारित हो जाता है किससे? हेरिडिटी से, बचपन से। पर्यावरण का केवल इस पे कितना इफेक्ट पड़ता? +- 5 का अंतर हो सकता। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? देखो इसके बारे में अपन कल पढ़ चुके थे। बुद्धि परीक्षण, आईक्यू टेस्ट, किसने किया था और कब किया था? ये बताओ, कमेंट में जल्दी बताओ किसने किया था और कब किया था। ये कल पढ़ा था अपन ने। तो सबसे पहला ऑप्शन ही है अपना, कौन है? एल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने कब किया था? 1904 में। अब एक चीज याद रखना, इसी परीक्षण को रिवाइज्ड किया गया। कब रिवाइज? 1908 में। साइमन
और इसमें क्या जोड़ा गया, MA, मेंटल एज। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया। और हम आपसे एक चीज पूछ रहे हैं, कमेंट में आप बताएं, IQ का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया? कमेंट में जल्दी बताएं, IQ का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया? तो भैया किसने दिया था? टर्मन ने। कब दिया था? 1912 में। IQ शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल टर्मन ने किया था। ठीक है ना, ये चीज याद रखना, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछ चला जाए भैया फॉर्मूले में, बुद्धि परीक्षण के फॉर्मूले में MA मानसिक आयु कब जोड़ी गई? तो 1908 में। इसी बुद्धि परीक्षण को किस नाम से जानते हैं अपन लोग? बिने साइमन इंटेलिजेंट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य हैं। भाषा सीखने का एकमात्र साधन, देखो कल आपको हमने बताया था छांटना, एकमात्र आ गया मतलब नेगेटिव, एकमात्र साधन तो नहीं है। अभ्यास परक ही होना चाहिए, नहीं। केवल और केवल एग्जाम्पल होना चाहिए, नहीं। अभ्यास का साधन है, साध्य नहीं है, साधन है। क्या भाषा ही अकेली किताबों से सीखी जाती? नहीं। भाषा अपन देखो परिवेश से सीखते, पर्यावरण से सीखते, घर परिवार आस पड़ोस सबसे सीखते, इसलिए साधन है ना कि साध्य है। और ये तो नेगेटिव ही है। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है, हो सकती, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, नहीं। हाव भाव से भी बताते व्यक्ति, है ना, एक्सप्रेशन से भी तो बोलते। सबसे अच्छा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा में व्याकरण होती व्याकरण होती है ना, लेटर आएंगे, अरेंजमेंट होता, क्रमबद्ध होती, क्रमबद्ध होती, इसलिए क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? आप एक शिक्षक हैं और भाषा के शिक्षक हैं, लैंग्वेज टीचर, आपकी क्या अपेक्षाएं होंगी बच्चे से? संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे, नहीं। सांस्कृतिक निष्ठ नहीं। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, बिल्कुल भी, नेगेटिव आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चे सवालों के बने बनाए जवाब ना दें, ठीक है। बच्चे सवालों के बने बनाए जवाब दें, नेगेटिव। तो क्या बचा? एक ही सही, मतलब बच्चे सवालों के बने बनाए जवाब ना दें, मतलब रटे रटाए जवाब ना दे, अपनी भाषा में दे, अपने मूल भाषा में दे, अपने विचारों में दे, खुद की विचार व्यक्त करें। ठीक है, मतलब खुद सृजन करें, क्रिएटिविटी आएगी इससे, अपने विचार व्यक्त करेंगे, रटा रटाए नहीं बोलेंगे, मौलिकता होगी उनके सवालों जवाबों में। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वंचित मतलब जो स्कूल नहीं आ पाते, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, गरीब बच्चे, है ना, जिनके माता पिता उनको अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल में आना, तो उनको स्कूल में लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा?
आवासीय विद्यालय खोलना, हो सकता। बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने को कानूनी दंडनीय अपराध बनाया जाए। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकमात्र एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। कब तक लेकर आएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता। बच्चों को आकर्षित करने के लिए 5 रुपए, 5 रुपए में क्या होता, और लालच आज के समय में सबसे अच्छा क्या है, आवासीय विद्यालय खोलेंगे, मतलब एनबीएस, नवोदय टाइप, जिनमें उन्हें रहने खाने पीने और अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिलेगी, और उनके माता पिता उनके लिए अफोर्ड नहीं कर सकते पढ़ाई, तो फीस भी नहीं लगेगी, वहां पर कम फीस लगेगी, उन्हें रहने खाने के लिए मिलेगा, तो वो प्रेरित होंगे, आएंगे और पढ़ाई करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद्यालय में लिंग भेद से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, मतलब जेंडर वाइज। जेंडर वाइज से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, लिंग रूढ़िवादिता से। शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान लेना, हाँ अच्छी बात है, उन पर ध्यान होगा, ध्यान देगा, उनका समाधान करेगा। पुरुष एवं महिला शिक्षकों की समान संख्या में नहीं, समान संख्या में भर्ती करने से क्या हो जाएगा कि पक्षपात होना बंद हो जाएगा, नहीं होगा। विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना हो सकता है। वैसे संगीत प्रतियोगिता नहीं, केवल इसमें क्या है, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को, ये तो गलत है। सबसे अच्छा क्या है, पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान लेगा, उनको समझेगा, उन पे कार्रवाई करेगा, उनका सॉल्यूशन करेगा, उन पे अपना पूरा ध्यान देगा कि ये सब चीजें स्कूल में ना हो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। अच्छा, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, हॉवर्ड गार्डनर ने। कब दिया था, 1983 में। निहितार्थ देता है सिवाय, मतलब एक नहीं होगा, ये याद रखना, यहां से गलत हो जाते क्वेश्चन। विविध तरीकों से सीखने, जब तक कमेंट में बताए इनने कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी। विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, करता है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है, हाँ किया जाता है। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता, मगर ये नहीं है। क्या होगा इसका, बी, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है संबंधित, उन्होंने कहा था सिवाय। इनने कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी, कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी, 8 प्रकार की। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा, मतलब एक है जिसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा योग्यता को, ठीक है। सशक्त विद्यालय, अच्छा विद्यालय, अनुशासित स्वभाव हो सकता है, टीचर में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी बात है।
प्रतिस्पर्धात्मक अभिव्यक्ति। अब देखो सबसे अच्छा निकालना, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, हाँ, और स्मृति तो देखो रटना हो जाता, मेमोरी याद करना। अपन को मेमोरी पे नहीं, अपन को समझ पे जोड़ देना, ठीक है। कौन सी देगा सबसे अच्छी, क्या होगा, कंपटीशन की भावना। कंपटीशन की भावना पर सबसे ज्यादा महत्व देगा। जब उनमें कंपटीशन की भावना होगी तो वो आगे निकलने की कोशिश करेंगे, नए नए चीजें ट्राई करेंगे, है ना। बच्चों को पढ़ाने के लिए कि हमें अपने बच्चों को आगे निकालना, अच्छा रिजल्ट देना, अरे उस स्कूल का अच्छा रिजल्ट आया, हमें उससे आगे ले जाना अपने बच्चों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। अब भैया शारीरिक रूप से दिक्कत है बच्चे में, कल अपन ने ये पढ़े थे, कुछ पढ़े थे तीन। पहला पढ़ा था डिसलेक्सिया, दूसरा पढ़ा था डिसग्राफिया, एक पढ़ा था अपन ने डिसकैलकुलिया। बताओ जल्दी क्या होगा शारीरिक रूप से। डिस्थीमिया हो गया क्या, डिसकैलकुलिया होगा, डिसलेक्सिया होगा या डिस्ग्राफिया। तो भैया शारीरिक से क्या होगा, कल अपन ने पढ़ा था ग्राफिया, लिखने संबंधी वगैरह, शरीर में तालमेल, तो क्या होता, सॉरी ये नहीं, डिसग्राफिया। क्या होगा, डिसग्राफिया, ये अपन कल पढ़ चुके थे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। एक बच्चे को किसने ले लिया, पैसे वाले परिवार ने, और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो वो क्या होने की संभावना है, जब 1 वर्ष बाद दोनों को जानेंगे, देखेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे, तो क्या हो सकता, देखते हैं। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार के लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त कर सकता है, कुछ कह नहीं सकते। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल सही बात है भैया। अमीर गरीब, रिच पुअर, इसका आईक्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो हेरिडिटी अनुवांशिकता से फिक्स हो जाता है ना। अपन देखते नहीं है मजदूर की बच्ची आईएएस बन रही और अमीर का बच्चा कुछ नहीं कर पाता, पढ़ने में असक्षम है बिल्कुल, तो आईक्यू को प्रभावित नहीं करती ये सब चीजें। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, देखो अभी अपन ने प्रतिभाशाली की बात करी थी, कमेंट में बताओ कितना आईक्यू होता प्रतिभाशाली का। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। स्वभाव में अंतर्मुखी होते, नहीं, गलत बात है। वो कैसे होते, एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट होते, बाहमुखी, ये मिटाएं, गलत लिख दिया, बाह्यमुखी होते, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते, ये तो गलत बात, कह लेते, वो उन्हें जो चीज की जरूरत होती वो बताते हैं। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। प्रतिभाशाली है, 140 प्लस आईक्यू है, तो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बाल विकास बहुत इजी सब्जेक्ट है, आप थोड़ा सा एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, अगर कहीं अटक रहे तो फिर से पढ़ लें,
अपने आप 2-3 ऑप्शन कैंसिल कर लेंगे, 2 ऑप्शन तो हटा ही लेंगे। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। भैया कल अपन ने पढ़ा था, किस महाशय ने की? बताओ जल्दी, कमेंट में बताओ किसने की? कल ही पढ़ा था, 4 अवस्थाएं दी थी। कौन कौन सी दी थी? वो महाशय कौन थे? एक तो दी थी कौन सी? सेंसरी, संक्रियात्मक अवस्था। जन्म से 2 वर्ष। एक दीदी कौन? पूर्व संक्रियात्मक, ये क्या होती? 2 से 7 वर्ष। एक दीदी कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जल्दी बता दो। ये कितने से कितने होती? 7 से 11। और एक कौन सी थी? औपचारिक। संक्रियात्मक ये क्या होती? 11 के बाद प्लस चलती। तो किसने दी थी? अब तो समझ में आ गया होगा कौन है? पियाजे साहब, जीन पियाजे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने बढ़ावा दिया? भैया अंतर्दृष्टि मतलब इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग की बात कर रहे, किसने दिया था? कौन से थे ये? गेस्टोल्टवादी। गेस्टोल्ट संप्रदाय की सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? चलो, और कब की थी कमेंट में बताओ जल्दी। 1912 में की थी शुरुआत। किसने की थी? मैक्स बर्दीमर, बर्दीमन ने की थी। इनके साथ और कौन जुड़े थे? वुल्फ, गैंग, कोहलर और कौन थे? कोफ्ता। कोट कोफ्ता। चलो चलते हैं अगले, जिसमें से कोहलर ने एक प्रयोग किया था। किस पर किया था? एक वनमानुष पर किया था। उस वनमानुष का नाम बताओ। बंदर पे किया था, चिंपांजी पर। क्या नाम था उसका? सुल्तान। ये क्वेश्चन आते हैं हमेशा। चलो चलते हैं अगले पे। चलो, हम क्या कह रहे हैं, इनसे बहुत क्वेश्चन आते, डिसऑर्डर से, डिसेबिलिटीज से बहुत क्वेश्चन आते। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? अब बताओ, कल ही पढ़ा था और अभी हाल इससे पहले पढ़ के आ रहे, तो इस पर अपन ज्यादा समझ नहीं। तो जल्दी बताओ क्या है कमेंट में। किससे संबंधित है? क्या गणित से है? नहीं, गणित से तो डिस्कैलकुलिया होता। ये क्या है? पठन संबंधी, जिसमें बच्चा क्या पढ़ता? 100 को वॉच पढ़ता है ना, शब्दों के क्रम को ध्यान में नहीं रख पाता, पठन संबंधी विकार है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कायम कराई जानी चाहिए। भैया विशिष्ट है मतलब स्पेशल चाइल्ड है। स्पेशल चाइल्ड किसे बोलते? जो शारीरिक रूप या बौद्धिक रूप से असक्षम होते, ठीक है ना। और अपन इंक्लूसिव एजुकेशन चलती है अपने देश में, एनसीएफ के अकॉर्डिंग, और आरटी और एनपी 2020 का कौन सी एजुकेशन पॉलिसी चलती है अपने यहाँ? कौन सी शिक्षा व्यवस्था चलती? समावेशी शिक्षा व्यवस्था, जिसमें सबको साथ लेकर चलते। तो क्या होगा? विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा उन्हें पढ़ाना चाहिए? नहीं। विशेष विद्यालय में नहीं। विशेष विद्यालय में शिक्षकों द्वारा नहीं, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, क्योंकि समावेशी शिक्षा है। नहीं तो उनमें द्वेष भावना आएगी कि हम में कुछ कमी है। सामान्य बच्चों के साथ उन्हें बैठाएंगे और दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग कर लेंगे, उनके अकॉर्डिंग विधियों का, शिक्षण विधियों का प्रयोग कर लेंगे, मगर उन्हें सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए स्कूल में रैंप वगैरह बनाए दिए जाते, डेस्क जैसे होने चाहिए, एडजस्टेबल होने चाहिए,
है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खाली स्थान प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है, मतलब बच्चा प्रतिभाशाली नहीं है तो कौन सा संकेत होगा? दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, भैया क्रिएटिविटी है उसके विचारों में, ये तो होगा। जिज्ञासा है, वो कुछ नया जानना चाहता। सृजनात्मकता, वो कुछ अपने से बना रहा, क्रिएट कर रहा। मगर दूसरों से झगड़ना क्या है? अपराधी बालक कहलाते। ये कैसे कहलाते? अपराधी। तो ये प्रतिभाशाली में नहीं आएंगे, तो क्या होगा अपना उत्तर? ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए दीजिए इसका जवाब। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, फिर देखो मोटिवेशन आ गया। आप मोटिवेशन वीडियो देख के कितने मोटिवेटेड हो जाते हैं कि आज से हम पढ़ेंगे, फिर 15 मिनट बाद। इसलिए आंतरिक मोटिवेटेड हो, इंटरनल, वो लंबी चलती इंटरनल मोटिवेशन पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। नहीं भैया, शिक्षार्थियों के एक दिशा में सोचने की योग्यता बनाती है। नहीं, वो तो कई दिशा में सोचेगा ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स, इसी को बोलते एक समस्या के कई सारे समाधान। एक होती कन्वर्जेंट, वो समस्या पर केंद्रित होती, इसको बोलते आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना करेगा। नहीं भैया, स्मरण मतलब रट्टू तोता। क्या करती है मोटिवेशन? क्या करेगी? आपके रुचि का विकास करेगी, सीखने के प्रति रुचि का विकास करेगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय खालिस्तान को जाता है। भैया बच्चों को किसने लिटिल साइंटिस्ट कहा? लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक। बच्चों को किसने कहा नन्हा वैज्ञानिक? जल्दी बताओ, आप लोग सब जानते हो इसके बारे में। कौन थे वो? एक ही तो वहां से है, जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। इन्होंने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? मतलब बच्चा बुद्धिमान नहीं है। वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने में सक्षम रखता है। ये तो भैया बुद्धिमान व्यक्ति के संकेत है बच्चे के। वो अपने विचारों को, मौलिकताओं को अच्छे से व्यक्त कर पा रहा और समझा पा रहा। वह जो अमूर्त रूप से सोच सकता है, ये भी है। वो कल्पना कर सकता है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग थ्योरी रीजनिंग कर सकता है, और अनौपचारिक विचार अमूर्त को सोच सकता है। जो उसके सामने नहीं है वो भी परिकल्पनाओं पर विचार कर सकता है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है, बिल्कुल जो एडजस्ट कर लेता है अपने आप को नई परिस्थितियों में। तो फिर क्या वजह? ये तीन तो है, एक ये ही है जो नहीं होगी। क्या कह रहा? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। रटने से थोड़ी उसकी बुद्धि का विकास होगा। रटने से वो रट तो लेगा, लिख लेगा, आप पेपर में लिखाओगे, मगर आगे अटक जाओगे। मैथ में एक सवाल तो रट लिया, फिर अगर उन्होंने ऑप्शन चेंज कर दिए तो सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे आप, जब तक आपको बेसिक का पता नहीं है। अपन समझ पर ध्यान देते, ना कि रटने पर। रटने तो सबसे नेगेटिव बात है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
खाली स्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, मतलब बच्चा मोटिवेटेड है। किसको माना जाएगा? शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, ये तो नेगेटिव है, पैसिव है, बच्चा कुछ क्रिया ही नहीं कर रहा, सीखनी है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, उपस्थिति से भी नहीं कह सकते, अब दो में से एक है, बताओ जल्दी कमेंट में क्या होगा? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, मतलब प्रश्न पूछना क्या होता है कि बच्चा एक्टिव है तो वो सीख रहा है। चलिए चलते हैं अगले पे। पांचवी कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, अब कक्षा 5 है जिसमें एक नेत्र जिसको देखने में समस्या है, ठीक है बच्चा, तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। देखते हैं के साथ कक्षा में सामान्यतः रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी माध्यमों से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। देखो अपन ने बात करी थी इंक्लूसिव एजुकेशन, उसको समान विद्यार्थियों के साथ शिक्षा देंगे और उसको जो भी दिक्कत आ रही उसके लिए जो उपयोगी विधि है शिक्षण उनका उपयोग करेंगे, दृश्य श्रव्य सामग्री सीडी का उपयोग कर लेंगे, है ना, और समान स्कूल में शिक्षा दी जाती, इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन से कथन से सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानी जाती? नहीं मानी जाती कि मतलब सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया मतलब वो कुछ नहीं सीख रहा। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, बिल्कुल भाई। व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक सीखते हैं। विकास कैसा होता? बॉम टू टॉम। सीखना लक्ष्योन्मुख होता है, बिल्कुल। आप किसी लक्ष्य के प्रति तो सीख रहे, पढ़ किस लिए रहे आप? किस लिए ये क्लास देख रहे हैं कि हमारा टेट निकले, पेपर निकले और हमें नौकरी मिले। तो हमारा गोल क्या है? नौकरी पाना टीचर की। अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया होती है, बिल्कुल होते हैं। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र सीखने का एकमात्र जहां आ गया वो नेगेटिव है। क्या भैया बच्चा केवल स्कूल में सीखता? नहीं सीखता, अपने दोस्तों से भी सीखता, अपने परिवार से भी सीखता, समाज से भी बहुत कुछ सीखता। बिना पढ़े लिखे आदमी कितने आगे चले जाते। ये थोड़ी है कि केवल स्कूल में पढ़ने वाला आगे बढ़ेगा, नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, मौलिकता का। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। विद्यालय जीवन के प्रारंभ में से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, नहीं, उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना अकेली थोड़ी होगा। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करवा, बिल्कुल गलत बात है। अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। प्रत्येक शिक्षार्थी को अंतर्जातीय प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है ना। उनको अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल और प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करेंगे। वो जितने प्रश्न पूछेंगे उतना ज्यादा उनमें सृजनात्मकता का विकास होगा। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन आ गया। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। देखो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा तार्किक पढ़कर। अगर आप इसको यहाँ इंग्लिश में लॉजिक पढ़ते तो आपका कोई गलत नहीं होगा क्वेश्चन। हिंदी में शब्दों को पलट देते तो क्या होगा इसका? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, कमेंट में उत्तर दे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी। ये किससे रिलेटेड है क्वेश्चन? जीन पियाजे से। पियाजे से। तो क्या होगा इसका? लॉजिक कौन सी अवस्था में लगा देते हैं? मूर्त। और ये कब से कब तक होती है? ऑप्शन दो कमेंट में लिख के बताओ। मूर्त अवस्था कब से कब तक चलती? 7 से 11 वर्ष, ठीक है।
अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।